नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह उमंग आप लोगों के समक्ष फिर से एक बार मोचीराम कविता की पार्ट 2 के साथ प्रस्तुत हूं। धूमिल द्वारा रचित यह कविता मोचीराम असल में जिंदगी और पेशे के बीच की एक द्वंद्व की कहानी। इसलिए इस वीडियो को मैं फिर से शुरू करूं तो इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बातचीत किया था और यहां तक किया था कि चोट जब पेशी पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। यहां तक की बातें हो चुकी थी। अब हम आते हैं सीधे उसके आगे वाले पे जहां से व्याख्या बची हुई थी। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है। ऐसा नहीं है कि वह जो चोर कील की तरह जो एक कील निकला रह गया, जो उसके पैरों में चुभ गया, वह मैंने जानबूझकर किया। मैंने जानबूझकर वैसा नहीं किया। वह अनजाने में गलतीवश या कहूं कि ध्यान से उतरने के कारण ऐसा हो गया जिससे उसे नुकसान पहुंचा। क्योंकि उसे भले अपने कर्म का ज्ञान हो न हो, लेकिन मुझे अपने कर्म का, अपने पेशे का भरपूर ध्यान है। मुझे मेरा क्या कर्म है, मुझे मेरा क्या पेशा है, वह मुझे भरपूर ध्यान है। मुझे याद है, मुझे हर वक्त ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं और जूतों से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है कि अगर आपकी जिंदगी में आप क्यों जी रहे हैं, आपके जीवन का कोई उद्देश्य अगर नहीं है, जीवन का कोई अपना अगर सार नहीं है, जीवन का अपना कोई लक्ष्य नहीं है, तब कहते हैं वह धूमिल, तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं। धूमिल कहते हैं कि अगर आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है तो रामनामी बेचकर, यानी कि राम के नाम को बेचकर, राम के नाम का माला बेचकर, राम के नाम का जाप करके और रंडियों की दलाली करके कमाए हुए धन में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। दोनों एक बराबर है, क्योंकि दोनों का अपना अपना पेशा है। दोनों अपने अपने पेशे में बंधे हुए हैं। कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। यहां मेरे पास ही एक ऐसा जगह है जहां पे पूरा जो समाज के लोग हैं वह अपने से बाहर निकलते हैं, अपने जूते से बाहर निकलते हैं, अपने औकात से बाहर निकलते हैं और मेरे सामने जैसा है वैसा दिखते हैं। लेकिन यहां से छूटते ही भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। जो गरीब है उसके लिए भाषा अलग है, जो संभ्रांत वर्ग है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, उनकी भाषा अलग है। उनको मौसम की मार ज्यादा पड़ती है, इनको मौसम की मार कम पड़ती है। इनको मौसम की मार पड़ेगी तो उसका स्वरूप अलग होगा, उनको पड़ेगी तो उसका स्वरूप अलग होगा। दोनों का स्वरूप भिन्न है। अब आप इस वसंत को, होली, यह दिन को तात की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूं, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। इस तरह का जब दुख हमारे सामने देखने को मिलता है तो हमारा हृदय विहलित हो जाता है, द्रवित हो जाता है और रापी की मूठ को संभालना मुश्किल हो जाता है। आंखें कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। उस समय मेरा जो मन है वह काम पर नहीं लगता है, वह इधर उधर
होने लगता है, वह विचलित रहता है, वह विह्वलित रहता है, उसको होश नहीं रहता है, वह अपने काबू में नहीं रहती है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। ऐसा होता है, जब ऐसे लोगों से हमारा सामना होता है तब मन इतना खिन्न हो जाता है कि हृदय करता है कि इनसे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, अपने काम पर ही मैं न जाऊं। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। जंगल पेड़ से वार करता है। यह बिंब अपने आप में ऐसा है जैसा पूरा समाज हम पर कोई प्रहार कर रहा हो। और चौंकने की नहीं, सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो जिंदगी को असल में बुद्धिजीविता को, अपने सुख दुख को, अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को इस चीज से नापता है कि हाँ मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास कितनी डिग्रियां हैं, कितने, वह यह नहीं जानता कि मेरे पास जीवन के कितने अनुभव हैं। उसको यह बतलाते हुए कह रहे हैं, वह बतला रहे हैं कि शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है और चौंकने की जगह, मगर चौंकने की बात नहीं, सोचने की बात है। मगर जो आदमी जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कामजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। कह रहे हैं कि जो सब चीज को बोली से, भाषा से तौलता है, वह कह सकता है कि नहीं यार तुम मोची नहीं हो, तुम शायर हो, तुम मोची नहीं हो, शायर हो। धूमिल बतलाते हैं कि किस तरह से जो आदमी है, जो किताब, हर चीज को किताबों से तौलता है, किताबों की भाषा जानता है, वह कैसे बतलाता है कि यार भाषाई स्तर पे तू किसी शायर से कम नहीं है, तुम्हारी जो चेतना है, जो तुम बातें करते हो, वह किसी शायर से कम नहीं है, जो एक पढ़े लिखे वर्ग है उससे कहीं भिन्न नहीं है, तुम तो उनकी तरह हो, तुम मोची नहीं हो, मुझे तुम मोची कहीं से भी नहीं लगते। आगे कहते हैं कि असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो सोचता है कि पेशा एक जाति है। मोची का काम मेरा पेशा है, मेरी जाति नहीं है। वह यहाँ पे वर्ग चेतना देखिए धूमिल की, कि वह बतलाना चाहते हैं कि किसी भी इंसान को उसके पेशे से उसकी जाति को जोड़ना नहीं चाहिए। यानी कि जो जाति आधारित हमारे पेशे हैं उसका यह कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं कि पंडित हैं तो कर्मकांड करेंगे, मोची चर्मकार हैं तो केवल चमड़े का ही काम करेंगे, चमार हैं तो चमड़े का काम करेंगे, बढ़ई हैं तो लकड़ी का काम करेंगे, लोहार हैं तो लोहे का ही काम करेंगे। यह जो जाति के आधार पर जो हमारे यहाँ कर्म की व्यवस्था की गई है उसके यह खिलाफ है कविता। कह रहे हैं कि असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो वह सोचता कि पेशा एक जाति है। जूता सिलना मेरा पेशा है, मोची का काम मेरा पेशा है, मेरी जाति नहीं है, मेरी जाति अलग है। और भाषा आदमी का नहीं, किसी भाषा पर किसी आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। लिखने पढ़ने पर किसी एक जाति का अधिकार नहीं हो सकता, वह सबका है। कोई भाषा सबकी भाषा है, उस भाषा को चाहे जो जैसे जिस तरह से बोलना चाहे, बतियाना चाहे, लोगों के साथ सुख दुख बांटना चाहे वह कर सकता है, उसके लिए वह स्वतंत्र है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है,
आग यह भेद नहीं करता कि कौन किस जाति से है। ऊंचे जाति से है तो इसको थोड़ा देर में जलाएंगे, और जो निम्न तबके का है उसको जल्दी जला दें, या निम्न तबके का है तो इसको देर से जलाएंगे, ऊंचे तबके का है तो जल्दी जला दें, इसको बड़ी हड़बड़ी रहती थी। ऐसा नहीं है, आग सबको जलाती है, आग सबको समान गति से जलाती है। वह किसी में बड़े छोटे में कोई भेद नहीं करती। जिस तरह आग भेद नहीं करती बड़े छोटे में, उसी तरह मेरा जो पेशा है, मोची का जो पेशा है, वह बड़े छोटों में भेद नहीं करता। हमारे लिए सभी आदमी बराबर हैं। और क्या है तो एक जोड़ी जूता है, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे सबका लेवल पता है कि कौन किसकी कितनी औकात है, वह मुझे पता है। आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे। कुछ को शब्द मिल चुके हैं जो अपने अभिव्यक्ति को, भाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जिनके पास शब्द हैं वह सामने रख सकते हैं, दुनिया को बतला सकते हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है, बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसा करने में सक्षम नहीं है, जो ऐसा नहीं कर सकते। जो कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, यानी उनके लिए जो काला अक्षर भैंस बराबर है, उनके लिए आगे कहते हैं कि वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो जो अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है, जिनको अपने अधिकारों का अता पता नहीं है, जिनको अपने अधिकार का मूल क्या है वह नहीं पता है, वह हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं। उनके लिए न्याय का कोई दरवाजा खुला नहीं होता है, क्योंकि वह अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। आगे कहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, कहीं ऐसा न हो कि यह जो संभ्रांत वर्ग है, बुद्धिजीवियों का वर्ग है, तथाकथित अगड़ों का वर्ग है, वह हमारा बहिष्कार कर दे और हम भूखे मर जाएं। ऐसा इसलिए जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। मैं अगर इनकार करता हूं और इनकार से चीखता हूं, चिल्लाता हूं और चिल्लाकर इनकार करता हूं, तो वह मेरे स्वभाव के विपरीत है, वह मेरे उसूल के विपरीत है, वह मेरा काम नहीं है। और समझदार की चुप दोनों का मतलब एक है, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का स्वरूप एक ही है कि हम चाहे तो अपनी आवाज को चुप रहकर भी सह सकते हैं, हम अपनी आवाज को चुप रहकर भी दबा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हमारी जो चेतना है, हमारे जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ चीख कर, हल्ला बोलकर भी बात कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। मेरी चीख जो है, मेरा चिल्लाहट जो है, वह भी, और जो कहा जाता है कि मूर्खों के 100 सवालों का जवाब समझदारों की एक चुप्पी होती है। वही बात कहना चाहते हैं कि मेरे चुप रहने में ही अगर भलाई है तो मैं चुप ही रह जाता हूं, क्योंकि वह मेरा फर्ज है, क्योंकि मेरे सामने न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, मेरे लिए सब कोई एक जोड़ी जूता है। तो मोचीराम कविता यहाँ पे संपूर्ण होती है। इस कविता के माध्यम से धूमिल हमको यह बतलाना चाहते हैं कि वह जो मोची है वह अपने काम से प्यार करता है, वह छलावा नहीं करता। पटकथा कविता की मोची की तरह वह लोगों को ऐंठता नहीं है, वह लोगों को लूटता नहीं है, वह अपने पेशे को बखूबी जानता है, लेकिन उसके पीछे भी उसकी आत्मीयता, उसका चेतना, उसका हृदय सजग रहता है। जबकि मोचीराम पटकथा कविता में जो मोची आता है उसके यहाँ यह नहीं है, वह अपने जो पेशा है उसके प्रति इतना सजग है, इतना पेशेवर ढंग से है कि वह लोगों को लूटने में भी कतई पीछे नहीं हटता। तो यहाँ पे ये पार्ट 2 भी समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसका शीर्षक मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आप सबों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत